हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। जब से बिहार एसएससी ऑनलाइन एग्जाम में मोड लेने की तैयारी कर रही है, तब से बच्चों के मन में हमेशा से सवाल उठता है कि सर बिहार एसएससी का जैसे ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन हुआ था, ऑनलाइन में क्या क्या चेंज हो सकता है और मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाया जाए, कौन से प्लेटफॉर्म से लगाया जाए और कितने अच्छे तरीके से तैयारी किया जाए किसी भी सब्जेक्ट का। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बिहार एसएससी का जो पैटर्न है वो क्या है और किस तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको बहुत ही ठीक से समझना पड़ेगा ऑनलाइन पैटर्न को, और साथ में मैं आपको ऑनलाइन पैटर्न का कुछ क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और कितना स्पीड और कितना एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बिहार एसएससी ऑनलाइन जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है ना, जो आपका ऑनलाइन बेस्ड पैटर्न है या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे लगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई पैटर्न के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके का पैटर्न हम लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और पैटर्न में जो है हम लोग सबसे पहले टॉपिक वाइज सारी चीजों को कवर करेंगे और टॉपिक वाइज कवर करके हम लोग उसके पीडीएफ पे ज्यादातर ध्यान देंगे और क्वेश्चंस में एनालिसिस करेंगे मॉक टेस्ट लगाने के बाद। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात आता है भाई कि जब ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा तो मॉक टेस्ट हम लगाए कहाँ से। ध्यान से समझिएगा, दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कम से कम 7 से 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी एग्जाम का, जिसमें आप लोगों ने ऑफलाइन बहुत सारा कुछ पढ़ा है, ऑफलाइन आप लोगों ने मॉक लगाया है, एनालिसिस किया है, लेकिन जब बारी ऑनलाइन की आती है तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता है। आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, क्वेश्चंस का लेवल होगा, वो तो टीसीएस कराएगी, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा वो जो है वो आपका जब तक 60 to 70% सिलेबस जब तक यहाँ कंफर्म नहीं होता है, तब तक मॉक टेस्ट को हाथ मत लगाना। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट को हाथ मत लगाना, क्योंकि 50 से 60% जब आपका तैयारी होता है तब आप भूलने के कगार पे होते हो कि हम लोगों ने अगर 5% 10% सही से पढ़ा है तो उसको भूलने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अब होता है क्या कि भूलने के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं और डेली बेसिस पे उसको एनालिसिस करते हैं कि भाई कहाँ मेरा कौन सा पॉइंट वीक है, कहाँ मेरा कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है। ठीक है, तो 50 से 60% जैसे ही आपका कोई मॉक टेस्ट के लिए जब आप तैयार हो जाओगे और आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट लगभग सारे लोगों का हो ही गया होगा, अब बात आता है रिवीजन का। रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, एनालिसिस भी करना है। जो हमारा वीक पॉइंट है उस पर खासकर हम लोगों को ध्यान देना है। तो अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो आप कहीं भी साइबर कैफे चले जाना भाई, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी आप आराम से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बहुत सारा आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, टेक्स्ट बुक है, आपका स्मार्ट किडा है, ओलीव बोर्ड है, ये सारा का सारा वहां पे दिया गया है। उससे भी पहले आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपसे छूट गया है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास मॉक टेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है और एक हमारा मॉक होता है जो वेबसाइट के द्वारा खुद से बनाया जाता है। तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसान होता है क्योंकि आप लोग देखे होंगे किस तरीके का क्वेश्चंस पैटर्न आपसे पूछा गया है। लेकिन ये जो मॉक होता है थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है। थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाता है भाई, टफ हो जाता है। अगर आप वहां नंबर, मान लो कि वहां अगर आप नंबर 200 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो यहाँ 180 190 के आसपास। मैं आपको एक बेंचमार्क बता रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा नंबर कम आएगा जो उसका मॉक टेस्ट ओरिजिनल वाला होता है। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू सेशन में हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं, तो यहाँ से मनोबल हमारा बढ़ता है कि भैया ज्यादा नहीं, नंबर हमारा बहुत अच्छा आ रहा है तो हम लोग तैयारी वहां पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये दो टेस्ट है। आप तो अभी से आप क्या करो कि एक मॉक टेस्ट आप ऑल्टरनेट डे पे लगाया करो। ठीक है, ऑल्टरनेट डे पे लगाया करो। ऑल्टरनेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आपने मंडे को मॉक टेस्ट लगाया और उसका एनालिसिस कर लिया, ठीक है, अब उसमें से देखो कि कौन सा पॉइंट आपका मैथ का वीक है, कौन सा पॉइंट आपका रीजनिंग का वीक है और कौन सा पॉइंट आपका जीके जीएस का वीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एक दिन का आपको समय भी मिल जाएगा। फिर आप दूसरा मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको समझ में आएगा नहीं भाई ये तो कल हम पढ़े थे और इसी के हिसाब से हम लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है और एनालिसिस भी करना है। तो धीरे 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 करके 2-3 महीना में आपका पूरा जो तरीका होगा बनाने का, और एकदम भूत की तरह मॉक टेस्ट लगाओगे जब ऑल्टरनेट डे पे लगाओगे। अच्छा, अब जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो एग्जाम डेट आने के बाद आप डेली कंटिन्यू बेसिस पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां बात आता है कि सर जीके जीएस में हमारा पूरा का पूरा जो पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया था नोट्स के द्वारा, और दूसरा ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई करंट अफेयर भी आपको देखना पड़ेगा, टॉपिक वाइज जीके जीएस का टॉपिक भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एसपीडी का भी करंट अफेयर चल रहा है
और लुसेंट का भी पॉइंट वाइज आपको पूरा का पूरा कराया जा रहा है। बाकी मैं रीजनिंग का क्लासेस शाम 4 बजे से लाइव लेकर आता हूं, उस क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल से नहीं भूलिएगा। अब अगर पैटर्न के बारे में बात करें भाई, पैटर्न के बारे में बात करें तो पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके का पैटर्न आपको पूरा पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं तो रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग आपका यही हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट पूरा का पूरा रीजनिंग ही होने वाला है, ठीक है। और बहुत आसान भी होता है, तो बहुत आप 47 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे, 48 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे, लेकिन ज्यादा जोर आपको यहां पे देना है, ठीक है। बाकी जीएस जीके जीएस तो आप लोग समझ ही रहे हो कि क्या बवाल है वो चीज। तो ये जो आपका रिपीटेड सीरीज है ना, ये जो आपका रिपीटेड सीरीज है, ये देखो किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग करके बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन से बनाते हैं, एलिमिनेट करके बनाते हैं, और कुछ लोगों को आता नहीं। तो बिल्कुल सारे लोगों के लिए क्लास है। क्लास अगर अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करके मदद जरूर करिएगा। सबसे पहले कितना लेटर हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो सबसे कम नंबर वाले से यहां हमको डिवाइड करना है। 5 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, लेकिन 4 से हम लोगों को डिवाइड करना है। 1 2 3 4 यहाँ पे एक अलग से पेयर बना लो, है ना, सेक्शन वाइज डिवाइड कर लो। 4 यहाँ पे 4 और फिर आपका यहाँ पे 4। इतना तो सारे लोग कर लोगे। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखना कि आपको कुछ नहीं देखना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है। और यहाँ पे देखना है क्या कि भाई m के ठीक पहले क्या आएगा। तो और भी m होंगे, यहाँ पे और भी m होने वाले हैं, तो m के ठीक पहले यहां भी कुछ नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन z के ठीक बाद क्या आएगा, तो भाई देखोगे कि z के ठीक बाद यहाँ पे c आया है, तो जब यहां c आएगा तो यहां भी c आएगा। बात समझ रहे हो, यहां भी आपका क्या आने वाला है, C आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही C आएगा तो भाई C के बाद क्या आने वाला है, B आने वाला है। तो B को यहां रख दोगे तो इसमें कोई झंझट वाला बात नहीं होगा। तो भाई C और B तो कंफर्म हो गया, तो यहाँ CB सारे में कॉमन है, तो CB के बाद Z भी यहाँ पे कॉमन हमारा आ जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में देके वहां पे रखा है ना। अब जरा ध्यान से देखना कि यहां जब बात करेंगे तो यहां भाई I के ठीक पहले क्या होगा हमारा, ठीक है। I के ठीक पहले हमारा क्या होगा, तो I के ठीक पहले देखो यहाँ पे M लिखा गया है, तो यहाँ भी है M हो जाएगा। और जैसे ही I के ठीक पहले M होगा तो यहाँ भी आपका M हो जाएगा, तो लास्ट में भी M और फिर आपका Z के बाद भी M। तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही आंसर आ जाएगा। अब तुम देखोगे यहाँ C के ठीक बाद क्या आएगा, तो C के ठीक बाद B आएगा। M के ठीक बाद क्या आएगा, तो M के ठीक बाद I आएगा। C के ठीक बाद B आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लेके चलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये जो सवाल है आपका सिमिलर एनालॉजी बेस्ड का सवाल है, और लगभग ये सवाल पूछा ही जाएगा, तुम हंस के बोलो चाहे रो के बोलो, क्योंकि इस सवाल का जो आपका जो तरीका है बनाने का ना, वो मतलब जितने भी सवाल आपके पास आएंगे उन सारे सवाल में अलग अलग तरीका आपको लगाना पड़ेगा। सिमिलर एनालॉजी बेस्ड का ये सवाल आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। लिखा है जितने भी आपके यहाँ पे नंबर दिए गए हैं सबको अलग अलग में डिवाइड नहीं करना है, सबका विभाजन नहीं करना है, एक साथ लेके आपको बनाना है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का पैटर्न देखना पड़ेगा भाई कि पैटर्न आपका क्या लिखा गया है, पैटर्न आपका किस तरीके से, और उसी पैटर्न पे आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। तो लिखा है 5 9 और आपका 27, ठीक है, 9 15 और आपका 47 दे के रखा है। तो पैटर्न अगर पहले वाले का यहाँ अगर हम लोग देखेंगे भाई, तो क्या किया गया, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 5 9 और ये 27। तो 9 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 और 14 दूनी 28 होगा, और 28 में से एक अगर जाएगा तो 27 होगा, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन ये वाला जो पैटर्न हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, सेम पैटर्न यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए आपका, समझ रहे हैं। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48 और -1 आपका 47, ये भी सही है। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि भाई यहां पे अगर 5 का स्क्वायर कर लो या फिर 5 गुने 2 कर लो, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। अच्छा 9 गुने 2 कर लोगे तो 18 हो जाएगा। ये दोनों अगर जोड़ोगे तो 28 और -1 बराबर आपका 27, एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है कि 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18 हो जाएगा, और 15 को 2 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। 30 और 18 कितना,
48 माइनस 1 करोगे तो 47। तो दोनों तरीका आपके पास है। अब ऑप्शन आपको देखना है कि क्या सही है और क्या आपका गलत होने वाला है। तो यहां अगर देखोगे इसी वाले बेसिस पे देखोगे तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10। तो 36 और प्लस में अगर 10 करेंगे भाई तो ये 46 होगा, 46 माइनस 1 करेंगे तो 45 होगा। तो आंसर तो हमारा यही सही है। अच्छा 18 और 5 23, 23 दूनी 46 और माइनस 1 करेंगे तो 45। तो दो दो ट्रिक लग रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वही सही, आप भी कुछ सोच सकते हैं और ऐसा आपको सोचना है जो आपके दोनों पैटर्न पे अप्लाई हो, ठीक है, और कोई ना कोई ऑप्शन आपका सही हो जाए। तो ये तरीका है बनाने का, लेकिन ये तरीका सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे भी इस तरीके का सवाल आपको मिलने वाला है। देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, कैसे बनाएंगे इस सवाल को। लिखा है क्या कि भाई P से लेके W तक एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं भाई लोग। कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे। समझ रहे हो बात को? तो वर्गाकार यहां लिया है, तो वर्गाकार आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पे चारों वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे, उनमें से कुछ चार कोनों पे बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक में बैठे हैं। तो भैया कुछ बैठे हैं तो 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 4 लोग यहाँ बैठे हैं, और सबका फेस क्या हो जाएगा भाई? इनसाइड हो जाएगा। यही तो लिखा है, उनमें से कुछ कोनों पे बैठे हैं। हाँ चलिए, ये तो आपका लिखा है, तो सबका फेस क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, लिखा है क्या कि PW के ठीक बाएं और U के ठीक दाएं बैठा है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। समझ रहे हैं बात को? लिखा है क्या कि P जो है वो W के ठीक बाएं, तो W के ठीक बाएं आपका P बैठा है और U के ठीक दाएं बैठा है। तो और हमेशा किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। और तथा अथवा लेकिन किंतु परंतु हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए, जो जिसका जिसे हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए आता है, ठीक है। जो भी ज से स्टार्ट हो वो सेकंड वाला पर्सन, जो भी आपका उसके बाद स्टार्ट हो, है ना, उसके अलावा स्टार्ट हो, वो हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए काउंट होता है। तो ये हो गया यू के ठीक दाएं कौन बैठा है भाई? पी। तो यू के ठीक दाएं आपका पी यहां बैठा है। लिखा है एस यू के ठीक बाएं और एस के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। एस जो है यू के ठीक बाएं, तो यू के ठीक बाएं यहां बैठा है, और टी के ठीक दाएं, तो टी यहां हो जाएगा। लिखा है टी जो है वो आर के ठीक दाएं बैठा है, ऐसा लिखा गया है। और भी जो है वो आर और क्यू के ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो एक बार में सवाल बन जाएगा, है ना, एक बार में सवाल आपका बन जाने वाला है। तो लिखा है भाई कि पी के दाएं से गिनती करते हुए पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? तो पी यहां है और इसके दाएं से गिनती करना है, तो एक लोग कौन बैठे हैं भाई? यहाँ पे डब्लू आपके बैठे हुए हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डब्लू हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? एक बार में क्लियर करना है कि क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, ये सारा का सारा कुछ तभी क्लियर हो सकता है जब आपने सही से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ा हो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ रहे हो ना? चैप्टर आपका अलग से, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपका अलग से। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं भाई। नेक्स्ट वाला सवाल है, देखने में बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन जो इसका तरीका है बनाने का ना, दिमाग हिला के रख देगा। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग मतलब आसान होता ही है, तुम अगर समझो तो बहुत आसान होता है। उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला आपका पोजीशंस ऑफ लेटर और दूसरा आपका अपोजिट लेटर। ये दो चीज अगर आपने कंफर्म कर लिया तो 4 से 5 चैप्टर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा है भाई बूट्स, लिखा है यहाँ पे BOOTS बूट्स लिखा है, इसको 64 लिखा गया। तो अल्फाबेट का जब भी नंबर से कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं आपका अल्फाबेट के पोजीशन से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा। समझ रहे हैं बात को? तो भैया बी का पोजीशन 2 होगा, ओ का 15 होगा, ओ का 15 होगा, टी का 20 होगा और एस का 19 होगा। जोड़ो तो कितना होगा? 15 15 30 20 50 और 19 69 और 2 आपका 71। तो भाई साहब ये जो है ये 64 से बहुत दूर है और 64 के नजदीक तो है नहीं। अब जब नजदीक नहीं है तो एक और तरीका जो है हमारे दिमाग में आ रहा है कि बी का उल्टा क्या होगा? वाई होगा। ओ का उल्टा क्या होगा? एल होगा। ओ का उल्टा क्या होगा? एल होगा। टी का उल्टा जी होगा। एस का उल्टा एच होगा, ठीक है। ये 25 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 7 है, ये 8 है। जोड़ोगे 12 12 24 24 25 49 49 और 7 56 56 और 8 64। समझ रहे हो बात को? तो ये भी एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं, चिन टपाक डमडम नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं बार बार कि भाई ये जो तरीका है, आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करो करो बेशक करो, लेकिन उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे एक बार ध्यान देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? आ जाइए, ये तो हुआ नहीं। लिखा है हिल्स को ना HEE
एल और एस हिल्स को क्या लिखा जाएगा, तो एल, ये एच का उल्टा क्या होगा, एस होगा 19, ई का उल्टा भी 22, ई का उल्टा भी 22, एल का उल्टा हो 15 और एस का उल्टा एच हो जाएगा जिसको 8 हम लोग कहते हैं। जोड़ेंगे 22 22 44 है ना, 22 22 44 44 और 8 कितना 52 52 52 और फिर आपका 15, 5 2 7 और 5 1 6 और फिर आपका 19 9 7 16 1 6 7 और 1 8, आपका 86 जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो टाइम टेकिंग सवाल के लिए आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही हो करके नहीं पढ़ना पड़ेगा कि चैप्टर खत्म हो गया है अब मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो थोड़ा सा गहराई से पढ़ोगे तो रीजनिंग दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है ना। चलिए, इसको कहते हैं खूनी खेल, मतलब ब्लड रिलेशन कहते हैं। कैसे बनाएंगे सवाल को, किसी से कुछ मतलब नहीं है, सिंबल रिलेशन सिंबल रिलेशन सिंबल रिलेशन सिंबल रिलेशन, बस। एम यू से किस प्रकार संबंधित है, जहां से लगा है वहीं पे हमको खड़ा होना है, मतलब यू से एम तक हमको जाना है। लिखा है भाई कि m प्लस भी एट द रेट p माइनस यू लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग राइट साइड से बनाते हैं। प्लस का मतलब मेल होता है, माइनस का मतलब फीमेल, और राइट साइड जो दाएं साइड से हम लोग बनाएंगे, ये हमारा दायां ये हमारा बायां। तो राइट साइड वाले का कभी भी जेंडर क्लियर नहीं होता, एक ही कंडीशन में जेंडर क्लियर होगा, जब रिलेशन हस्बैंड वाइफ का होगा। अगर हम किसी के हस्बैंड होंगे तो कोई मेरी वाइफ होगी, अब हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ वाइफ थोड़ी ना हो जाएगी भाई, है ना, ये तो बहुत खतरनाक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे ये चीज देखना है कि भाई ये माइनस लिखा गया, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पिताजी हो जाने वाले हैं, और यहाँ अगर देखा जाए एट द रेट का मतलब तो ये पुत्री हो जाएगी। अच्छा, प्लस का मतलब देखा जाए तो ये पति हो जाएगा, तो भाई पिता माइनस सॉरी पिता प्लस पुत्री माइनस, और पति हमेशा प्लस होगा, मतलब मेल फीमेल हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लिए। जैसे ही डिसाइड करेंगे तो हम यहाँ खड़े, ये मेरे पिता और पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मेरी बहन, और बहन का पति मतलब क्या, ब्रदर इन लॉ। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सही सही बताना, झूठ नहीं बताना, तो फिर कसम उसम खिला देंगे तो बोलोगे गुरुजी एकदम ही सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में सब कुछ आने वाला है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं भैया। अगला वाला सवाल देखिएगा, फिर वही सवाल है जो पिछले कुछ समय पहले बवाल हुआ था, जिस सवाल के लिए सिमिलर एनालॉजी बेस्ड का सवाल है। लिखा है भाई कि 4 13 है ना, 4 13 और 5 इसका पैटर्न देखना है। अच्छा, फिर 2 13 और 9 का पैटर्न देखना है। तुम अगर कहोगे कि भाई 4 9 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, फिर भी 4 घट रहा है, तो एक काम तो कर सकते हैं ना, एक काम तो कर सकते हैं कि भाई 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 5 आपका 13। क्लियर है। अच्छा, 2 दूनी 4 और प्लस 9 बराबर 13, ये भी सही है। अच्छा, अगर यहां देखेंगे 5 दूनी 10 10 और 9 19, गलत हो जाएगा। 5 दूनी 10 भैया ये तो सरासर नाइंसाफी है, 5 दूनी 10 और 9 19 गलत हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 19, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो जब क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेगा तो आप खुद ब खुद कहोगे अरे वाह क्या बात है, अब तो चिन टपाक डम डम, हम लोगों का एक ही मकसद है, क्वेश्चन बनाना, प्रैक्टिस करना, एग्जाम निकालना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल देखते हैं कि ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का अलग ही लेवल का सवाल है। अगर आपने सही से स्क्वायर वगैरह याद किया है 10-15 तक तो कोई इशू नहीं होने वाला है। स्मोक को 25 लिखा गया, ब्राउजर को 49 लिखा गया, एडल्टहुड को क्या लिखा जाएगा। तो तुम कहोगे भाई यहाँ 1 2 3 4 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, आसान है। यहाँ देखोगे 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 का स्क्वायर करोगे बोलोगे कितना, तो 81 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं भैया, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इस सवाल को देखिएगा तो इस सवाल एक अलग ही लेवल का सवाल है, मतलब मैं आपके लिए चुन चुन के सवाल लाया हूं कि इस तरीके से क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है, और एकदम आंख बंद करके, आंख नहीं बंद करना मतलब कान बंद करके, दिमाग को ऑन करके सीधा घोड़ा का नाल देखो ना, घोड़ा का नाल ऐसे करके लगा लोगे और एकदम पेपर पे ध्यान रहेगा, भूत बन जाओगे उस समय कि भैया अब कहीं हमको नहीं देखना है, हमको बस पेपर पे ध्यान लगाना और पेपर को एकदम फाड़ के रख देना है, नौकरी तो लेके रहना है। तो ऐसे क्वेश्चन एकदम हलवे की तरह समाप्त हो जाएगा भाई। ओ लिखा, यू लिखा, 22 लिखा, एल लिखा, एफ लिखा, 11 लिखा। तुम बोलोगे ये ओ से एल कैसे लाया, यू से एफ कैसे लाया,
मैंने आपको कहा कि ऑपोजिट लेटर आपको देखना पड़ेगा, हंस के देखो या रो के देखो। मैंने इतना अच्छा एक तरीका आपको बताया है, इतना बढ़िया तरीका बताया है, आप जाकर चैनल पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिक टू रिमेंबर अल्फाबेट पोजीशंस एंड अपोजिट लेटर, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाने वाला है। ओ का उल्टा क्या होगा, एल होगा, यू का उल्टा एफ होने वाला है। क्या किया है, 22 को 11 कर दिया है, ठीक है। आगे आ जाइए, टी का उल्टा क्या, जी हो जाएगा, एन का उल्टा एम हो जाएगा, 12 का उल्टा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी 22 से संबंधित है, 22 का तो 11 होगा, 11 ऑप्शन में है नहीं, तो भैया ये रिवर्स जाना पड़ेगा, कोडिंग से डिकोडिंग करते थे, अब डिकोडिंग से कोडिंग करेंगे, है ना, बात यही समझ में। तो 22 तो 44 तो होने वाला है। पी का उल्टा क्या होगा, के, ए का उल्टा क्या होगा, जेड, जेड के 44, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इतना आसान बना देंगे ना, तुम सोच नहीं सकते हो। ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, अब इसको देख के तुम्हारे मन में अलग ही एक चुल मचेगा कि भैया ये जो सवाल है कैसे बनेगा। बनाना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे बॉड मास क्लियर होना चाहिए और सब कुछ आपका विद इन सेकंड बन जाएगा, कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे, कमेंट बॉक्स में करोगे सवाल का आंसर, है ना। और 4 बजे वाला जो सेशन आता है रीजनिंग का, वो बिल्कुल से मिस मत करना, कल से भी कंटिन्यू होने वाला है ना। आज ये क्वेश्चंस वगैरह आपको दिखाना था तो मैंने लेकर यहाँ पे आपको दिखा दिया है। 2 सेशन 3 सेशन पहले हो चुका है और भी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब ए से लेके जेड तक होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, इसको उल्टा क्रम में लिखेंगे, जेड होगा, ए होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। बोलो हाँ या ना। दुनिया इधर से उधर हो जाएगा लेकिन लेफ्ट राइट कभी बदलने वाला नहीं है भाई साहब। तो लिखा, तो बाईं ओर से 12वां के अक्षर दाईं ओर 7वां कौन सा होगा, तो लेफ्ट से 12 और राइट से कितना 7, डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस करेंगे, दिशा उल्टा है ना, एक लेफ्ट है एक राइट है, बातें समझ में आ रही है ना, एक लेफ्ट एक राइट है तो डायरेक्शन उल्टा है। जब ये उल्टा है तो 12 7 19 होगा और लेफ्ट से 19, मतलब जेड से 19 काउंट करना है। तो हम लोगों को राइट से 19 याद है, बोलोगे कितना, एस हो जाएगा, मतलब ए से जब काउंट करेंगे 19 तो एस हो जाएगा, एस का उल्टा क्या होगा आपका, एच हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एस। आपको भ्रमित करने के लिए भाई एस भी दे के रखा है, समझ रहे बात को, आपको भ्रमित करने के लिए एस भी दे के रखा है। आगे आ जाइए, आगे सवाल आते हैं। लिखा 8 लोग हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में, मतलब जिस क्रम में दिया गया है उस क्रम में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यू तथा डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, भैया वही तो क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन है ना। नहीं दूसरा क्वेश्चन है भाई, दूसरा क्वेश्चन है। वृत्ताकार लिखा है ना, तो वृत्ताकार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। लिखा है क्यू तथा डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, भाई क्यू यहाँ, तो देखो 2 लोग हैं ना, तो डब्ल्यू यहाँ, अच्छा क्यू यहाँ तो डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है। एक और फिगर बना ले रे बबुआ, यहाँ क्यू 2 लोग, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या नहीं, आप कहीं भी रखो बात बराबर है, लेकिन 2 का गैप होना चाहिए, समझ रहे हो। पॉसिबिलिटी आप ले ही लेना, दोबारा बार मिलोगे तो उतना ही टाइम जाएगा जितना पहले गया था, लेकिन पहला बार में ले लोगे तो एक ही टाइम में सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, लिखा है भी डब्ल्यू के निकटतम बाईं ओर बैठता है, भी जो है वो डब्ल्यू के निकटतम बाईं ओर, तो भी यहाँ, ठीक है, और उसके बाद भी यहाँ बैठेगा निकटतम, सॉरी निकटतम क्या लिखा है, बाईं ओर बैठता है, तो ये इसका दाएं हो जाएगा, ये इसका बाएं, भी यहाँ हो जाएगा। अब ये इसका दाएं इसका बाएं, ये सही। आगे लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि तथा एस तथा टी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो भाई एस टी का कुछ पता नहीं है, लेकिन आमने सामने बैठेंगे जब 3 इधर से 3 उधर से और एस और टी मिलाकर 2, मतलब 8 लोग कंप्लीट हो गए। उसके बाद लिखा है कि आर टी के निकटतम बाईं ओर बैठता है, आर जो है वो टी के निकटतम बाईं ओर बैठता है, यू पी का पड़ोसी नहीं है, यू जो है वो पी का पड़ोसी नहीं, कुछ और छूटा है क्या। क्यू डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं, भी डब्ल्यू का निकटतम बाईं ओर बैठता है, अच्छा एस तथा टी के बीच में 3 लोग बैठे। तुम एक बात बताओ, एस यहाँ टी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि ये पहले से जमीन खरीद के रखा है, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। यहाँ पे एस यहाँ तो टी यहाँ, दोनों जगह हो सकता है, एस यहाँ तो टी यहाँ। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी आपका वही कंडीशन हो जाएगा, एस टी यहाँ भी एस टी यहाँ भी।
लेकिन लिखा है क्या यहाँ पे कि आर टी के निकटतम बाईं ओर बैठता है। आर जो है वो टी के निकटतम बाईं ओर, तो भाई साहब टी यहाँ हो सकता है क्या, तो यहाँ एस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा टी, और इसके निकटतम बाईं ओर कौन बैठता है, आर। क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। यू पी का पड़ोसी नहीं है, यू जो है वो पी का पड़ोसी नहीं है, तो भाई साहब यू और पी तो यहां हो जाएगा, तो ये तो पड़ोसी हो जाएगा। इस फिगर पे आ जाइए, यहां अगर लिखा है क्वेश्चन में क्या, टी के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, जब हो जाएगा तो यहाँ भी तो यू और पी दोनों साथ में बैठेगा, यहाँ भी तो यू और पी दोनों साथ में बैठेगा। तो एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जब ये तीन लोग पास में बैठे हैं तो हम लोग एक काम और यहाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, कि यहाँ पे हम लोग टी को रखेंगे और यहाँ आर रखेंगे, यहाँ एस रखेंगे, और जब आगे लिखा कि यू पी का पड़ोसी नहीं है, पी तथा क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो भैया पी यहाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा यू, और पी और क्यू के बीच में कितना लोग बैठा है, एक लोग बैठा है, तो पी और यू पड़ोसी नहीं, तो ये वाला फिगर गलत हो गया और ये वाला फिगर सही हो गया। अब क्यू जो है वो यू के निकटतम दाईं ओर बैठता है, आपको बताना कौन सा सही है। तो यू जो है वो क्यू जो है ये यू के निकटतम दाईं ओर, तो यू के निकटतम बाईं ओर बैठा है। पी आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यू आर के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। एस और यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एस और यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो पॉसिबिलिटी पे भी कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है, इसी समय को आपको कम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। आगे आ जाते हैं। आगे जो हमारा सवाल है ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड आपका सवाल होने वाला है। डायरेक्शन से रिलेटेड आपका सवाल है, और डायरेक्शन में जो सवाल होता है वो आपका शैडो बेस्ड होता है। क्या होता है भाई, शैडो बेस्ड मतलब छाया पे आधारित। बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, तीन बॉक्स आपको बनाना है, तीन बॉक्स आपको बनाना है, और आंसर्स आपके हाथ में होने वाला है। जैसे सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय के समय सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट। अगर शाम होता तो वेस्ट लिख देते, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ लिखना है भाई कि समय रमेश और सुरेश जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। जब खड़े होकर बातचीत करेंगे आमने सामने, तो या तो नॉर्थ और साउथ होगा, या तो ईस्ट और वेस्ट होगा। नॉर्थ और साउथ होगा तो शैडो जो छाया होगा वो लेफ्ट और राइट बनने वाला है। अगर ईस्ट और वेस्ट होगा तो शैडो जो है वो हेड और बैक बनने वाला है आपका। तो लिखा भाई कि सुरेश की परछाई सुरेश के दाईं ओर बन रही है, तो दाएं यहां पे सुरेश। तो ईस्ट का राइट हमेशा हमारा क्या होता है भाई, साउथ होता है, ईस्ट का राइट, तो ये हमारा साउथ हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे सुरेश का जो फेस है वो साउथ हो जाएगा, तो रमेश का फेस कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। पूछा क्या, रमेश का फेस पूछा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। सुरेश पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, दक्षिण हमारा आंसर हो जाता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारे के सारे सवाल होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको समझना काफी हद तक जरूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जाए, कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को पकड़ा जाए। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन, एक बार सेशन को लाइक जरूर से करिएगा, शेयर जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और 7 बजे वाला जो आपका जीएस का क्लास आता है वो जरूर से देखना है। लुसेंट वाला क्लास आपको जरूर से देखना है। सुबह 5 बजे करंट अफेयर जरूर से देखना है, और 9 बजे लुसेंट आता है वो मैंने आपको बता दिया है ना, और स्पीडी करंट अफेयर 8 बजे सुबह आता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।